हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल द जीनियस इंस्टीट्यूट में। आज का जो हमारा लेक्चर है, कल मैंने आपको जो बताया था अम्ल क्षार लवण में, मैंने अम्ल और क्षार की परिभाषा बताई थी। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग अम्ल और क्षार के गुणों की चर्चा करेंगे। भौतिक गुण, रासायनिक गुण दोनों की चर्चा करेंगे और साथ ही आज पीएच मान निकालने वाले फार्मूले की भी चर्चा करेंगे। कैसे हम लोग निकालते हैं किसी भी जलीय विलयन में। अगर आपको H+ कंसंट्रेशन की वैल्यू दे दी जाए या OH- कंसंट्रेशन की वैल्यू दे दी जाए तो पीएच वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है अम्ल और क्षार दोनों के गुण की हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अम्लों के गुण। दोनों हमने आपको एक साथ ले लिया है कि अम्ल के जो गुण होते हैं भाई, सबसे पहला गुण होता है ये स्वाद में खट्टे होते हैं। अब कहोगे सर हम कैसे इसको टेस्ट करेंगे, तो आप लोग क्या करिए, कहीं ना जाइए, आप नींबू ले लीजिए और इस नींबू को कट करके खाइए तो भैया ये आपका खट्टा होगा। क्यों खट्टा होगा? क्योंकि नींबू में पाया जाता है आपका सिट्रिक अम्ल। नींबू में आपका पाया जाता है सिट्रिक अम्ल, इसलिए नींबू खट्टा होता है। तो आपको एक टेस्ट मिल गया। दूसरा लेना है आप टमाटर ले लीजिए भाई, टमाटर लीजिए और टमाटर को खाएंगे तो भी आपका खट्टा होगा। क्यों? क्योंकि टमाटर में पाया जाता भैया ऑक्सेलिक अम्ल। ये पाया जाता है ऑक्सेलिक अम्ल पाया जाता है, इसलिए ये खट्टा होता है। और भी अगर आप जितने भी आप ऐसे खट्टे फल खाओगे उन सब में आपका कोई ना कोई एसिड जरूर होगा। जैसे आप कर्ड ले लीजिए, दही, और दही जब खाओगे भैया वो भी खट्टा होता है क्योंकि उसमें पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अब आप समझ गए हो कि नींबू खट्टा होता है, कारण होता है सिट्रिक अम्ल। टमाटर खट्टा होता है, कारण होता है ऑक्सेलिक अम्ल। दही खट्टा होता है, कारण होता है लैक्टिक अम्ल। तो सारे ये आपके अम्ल होते हैं जो खट्टे होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। पहला हमारा ये पॉइंट है कि अम्ल जो है स्वाद में खट्टे होते हैं। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी हम आपको बताते जाएंगे, सुनते जाना। बीच बीच में हम इंग्लिश का यूज कर लेंगे, लेकिन लिखेंगे हिंदी ही, क्योंकि हिंदी वालों को भी हमें देखना होता है। बार बार इंग्लिश से हिंदी, हिंदी से इंग्लिश नहीं लिखा जा सकता है। हिंदी वाले इंग्लिश भी समझ सकते हैं, इंग्लिश वाले भी हिंदी समझ सकते हैं। तो एसिड्स आर सोर इन टेस्ट, खट्टे होते हैं स्वाद में। दूसरा, ब्लू लिटमस टर्न इनटू रेड लिटमस। नीला लिटमस पेपर जो होता है वो आपका लाल लिटमस पेपर में बदल जाता है। अगर मान लो आपको दे दिया जाए, ये नीला लिटमस पेपर दे दिया गया, और जब नीला लिटमस पेपर दे दिया जाएगा, जैसे ही इसमें आपने कोई एसिड डाला तो ये आपका टर्न हो जाएगा, बदल जाएगा रेड में। ये आपका बदल जाएगा रेड में। तो जो आपके अम्ल होते हैं वो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, ये माइंड में बैठा लीजिएगा। ऑप्शन में पूछा जाता है भाई कि जो अम्ल होते हैं वो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। अगला है तीसरा नंबर, जो अम्ल होते हैं प्रबल संक्षारक होते हैं। मतलब जो प्रबल अम्ल होते हैं संक्षारक होते हैं। संक्षारक का मतलब, अगर मान लो कोई अम्ल आपकी त्वचा में गिर गया, त्वचा में फफोले उत्पन्न दे देगा, बर्न कर देगा, जला देगा त्वचा को, और इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं संक्षारक।
मतलब कोरोसिव कह सकते हैं इसको, इंग्लिश में बोलते हैं कोरोसिव। जो आपके स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो कोरोसिव नेचर के होते हैं, जो स्किन में गिरने पर ये बड़े बड़े छाले उत्पन्न कर देता है, फफोले उत्पन्न कर देता है। ये तीनों आपके भाई होते हैं तुम्हारे जाकर के रासायनिक गुण, वो सॉरी भौतिक गुण। एक इसमें चौथा नंबर आपको यहीं पर अगर ध्यान देना तो ध्यान दे दीजिएगा कि अम्ल जो होते हैं जल में विलय होते हैं, जल में विलय होते हैं, इसलिए तनु और सांद्र दोनों प्रकार के अम्ल हम लोग बना लेते हैं। फिर बात आती है रासायनिक गुण की, सक्रिय धातुओं से क्रिया। सक्रिय धातुओं का मतलब क्या होता भाई, जैसे जो आपकी रिएक्टिविटी सीरीज है, रिएक्टिविटी जो सीरीज है मीन्स सक्रियता श्रेणी, सक्रियता श्रेणी। इस सक्रियता श्रेणी में लिथियम के, बाबा, सरदार, काका, काका, नाना, मांगे, ये सब जितने भी ये आपके होते हैं सारे आपके सक्रिय धातुएं होती हैं। और सक्रिय धातु का मतलब होता है जो नेचर में, एनवायरनमेंट में फ्री स्टेट में नहीं मिलती है, हमेशा ये कंबाइंड स्टेट में मिलती है। तो सक्रिय धातु में जैसे आपने ले लिया Zn H2SO4 से रिएक्ट किया तो जाके बना लेगा ZnSO4 प्लस H2, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा भाई। कौन सी गैस रिलीज करेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज करती है अगर सक्रिय धातु किसी भी अम्ल से रिएक्ट करती है, वो चाहे आपका Zn हो और चाहे वो आपका Fe हो। FeH2SO4 से रिएक्ट करेगा तो जाकर के बना लेगा FeSO4 प्लस H2। ये आपकी सक्रिय धातुओं के साथ क्रिया है। सक्रिय धातुओं के साथ क्रिया करके जो अम्ल होते हैं वो हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। अब बात ये आई भाई कि अगर ये निष्क्रिय धातु के साथ क्रिया कर ले तो एक क्रिया मैं यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे क्या होता है जब मैं पूछ ले, क्या कि अगर यही आपका CuH2SO4 से रिएक्ट करे, अगर CuH2SO4 से रिएक्ट करता है तो CuSO4 तो बनता है और यहाँ पर SO2 गैस निकलती है, साथ में H2O निकलता है। बैलेंस करने को यहाँ पर 2 ले लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, कॉपर एक निष्क्रिय धातु है, कम सक्रिय धातु है, कम रिएक्टिव धातु है, इसलिए इसको ये इसके साथ SO2 गैस मुक्त कर रही है। ध्यान देना, आपको कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछी जा चुकी है। फिर इसके बाद क्षार से क्रिया, अगर HCl है NaOH से क्रिया कर लेगा तो यहाँ पर NaCl बना लेगा और H2O निकाल देगा। NaCl एक लवण है, साल्ट है, और जब भी अम्ल और क्षार दोनों आपस में क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, जब भी अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं तो इस क्रिया को हम लोग भाई बोलते हैं उदासीनीकरण। इस क्रिया को बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो ये आपकी डायरेक्ट शॉर्ट नोट में भी पूछा जाता है। फिर इसके बाद कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ क्रिया, मान लो मैंने यहाँ पर ले लिया NaHCl ले लिया, मान लो HCl ले लिया और Na2CO3 ले लिया, ये आपका कार्बोनेट है। फिर यदि HCl लेके मैंने यहाँ पर इस बार NaHCO3 ले लिया, ये ले लिया, तो ध्यान दीजिएगा भाई दोनों में ही प्रोडक्ट आपको सेम मिलेगा, Na निकलेगा और यहाँ से Cl निकलेगा 2, यहाँ 2NaCl निकल आएगा, प्लस अब यहाँ पर 2H है, यहाँ पर CO3 है,
तो एक आपका ऑक्सीजन H2 के साथ मिलेगा और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करेगा। ऐसे यहाँ पर एक H यहाँ पर है, Na एक है, यहाँ Cl है, एक ही NaCl बनाएगा और H2O और CO2 यहाँ पर। तो ध्यान दीजिए, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ क्रिया करके ये CO2 गैस मुक्त करते हैं। कौन सी गैस मुक्त करते हैं? CO2 गैस मुक्त करते हैं, विशेष तौर से आपको ध्यान देना है। इसके बाद धातु ऑक्साइड से क्रिया, धातुओं के ऑक्साइड से क्रिया। मान लो मैंने ये ले लिया CuO, धातुओं का ऑक्साइड है, इसकी क्रिया मैंने कराई HCl से। जब HCl से कराओगे तो यहाँ पर आपको लेना पड़ेगा 2, बना देगा CuCl2 बना देगा और भाई H2O निकल जाएगा। जरूरी नहीं कि आप यही लो, आप इसकी रिएक्शन आप करा दो, मान लो H2SO4 से करा दो, H2SO4 से करा दो तो CuSO4 बना देगा और यहाँ से H2O निकल देगा। इस प्रकार से धातु ऑक्साइड के साथ भी ये आसानी से क्रिया कर लेते हैं। फिर कह रहा धातु लवणों के साथ क्रिया। मान लीजिए धातु लवणों के साथ जब क्रिया की बात आती है तो धातु लवण में आपका क्या हो गया, मान लो ले लिया मैंने ZnSO4 ले लिया प्लस यहाँ पर ले लिया HCl। जब मैंने ZnSO4 लिया, यहाँ पर 2 अणु ले लिया, यहाँ से Zn और Cl निकला, ZnCl2 निकल जाएगा और जो H है SO4 के साथ मिलके बना लेगा H2SO4 बना लेगा। इस प्रकार से ये धातु लवणों के साथ भी आसानी से क्रिया कर लेते हैं। सबको समझ में आ गई होगी। अब बात ये आती है भाई, ध्यान दीजिएगा, अब यदि यहाँ पर हम लोग बात करें कि अम्ल आपके कितने प्रकार के होते हैं, अम्ल आपके कितने प्रकार के होते हैं, तो अम्ल आपके भाई 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं आपके प्रबल अम्ल और एक होते हैं भाई आपके दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल में आपके H2SO4, HCl, HNO3 आते हैं और दुर्बल अम्ल की जब हम लोग बात करते हैं तो आपका यहाँ पर हो जाता है HCN हो जाएगा, CH3COOH आ जाएगा और H2CO3 आ जाएगा। हाइड्रोजन साइनाइड और एसिटिक एसिड और कार्बोनिक अम्ल, इन दोनों को आपको ध्यान देना, कभी कभी ऑप्शन में डायरेक्ट ये पूछ लिया जाता है। अब हमारी जो चर्चा होगी वो होगी क्षारों के गुण की बात। होते क्या है क्षार? क्षार स्वाद में कसैले या तीखे होते हैं, क्षार स्वाद में कसैले या तीखे होते हैं। जैसे यहाँ पर ये नीले लिटमस को लाल करता था, तो यहाँ पर ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। जो क्षार होते हैं लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। प्रबल क्षार ये भी आपके संक्षारक होते हैं। अब जब लैब में जाएंगे तो लैब में अगर आपने NaOH उठाया है तो NaOH की छोटी छोटी गोलियां इस प्रकार से होती है। अगर इनको आप पानी में हल्का से पानी में घोल करके अपने त्वचा में लगा लोगे तो जला देगा। इसके बाद कह रहा धातुओं के साथ क्रिया। धातुओं से क्रिया जब हम लोग करते हैं तो धातु क्रिया के मतलब होता है, जैसे हमने ले लिया NaOH की क्रिया H2O मतलब इसके एक्वस सॉल्यूशन के साथ Al ले लेंगे, तो इसकी क्रिया हम लोग कराएंगे तो ये बनाएगा Al, इसके बाद ये बनेगा NaAlO2 बनेगा और H2 गैस यहाँ से रिलीज हो जाएगी। बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगेगा, यहाँ 2 लगेगा और यहाँ 2 लगेगा। जब यहाँ 2 लगेगा तो यहाँ पर आपको 2 करना पड़ेगा। तो अब आप हाइड्रोजन देख लीजिए यहाँ पर कितने हैं, तो हाइड्रोजन यहाँ पर आपके यहाँ पर 6 है। यदि हम लगा दें ये 6, तो यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा जा करके 6 लगाओगे। जब यहाँ 6 हो जाएगा तो हाइड्रोजन आप देख लीजिए यहाँ पर कितने हो रहे हैं, तो ये आपका यहाँ 2 लगाइए और यहाँ 2 लगाइए। बस आप कुछ ना करिए, हाइड्रोजन देखिए 2 दूनी 4 और 4 2 6,
6 यहाँ पर आपको क्या करना है, 3 हाइड्रोजन लगा देंगे। जब 3 हाइड्रोजन लग जाएंगे तो ऑक्सीजन देख ली, 2 दूना 4 ऑक्सीजन है, 2 और 2 आपके यहाँ 4 ऑक्सीजन। तो इस प्रकार से इसका जो नाम होता है ये होता है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट। ऐसे जिंक के साथ भी आप आसानी से क्रिया कराओगे तो सोडियम जिंकेट बनेगा। इसके बाद अम्लों के साथ जब क्रिया करते हैं हम लोग, तो अम्लों के साथ जब क्रिया होती है तो भाई ध्यान दीजिएगा, अम्लों के साथ जब क्रिया होती है तो NaOH जब HCl से क्रिया करता है, सेम रिएक्शन यही वाली है। यहाँ पर आपने क्षारों के साथ क्रिया किया था, यहाँ पर अम्लों के साथ, ये आपका NaCl और H2O बन जाएगा। फिर से ये आपकी क्रिया जो कहलाती है वही जाकर के कहलाती है, जाकर के कौन सी क्रिया कहलाएगी, उदासीनीकरण क्रिया कहलाएगी। फिर कह रहा है अधात्विक ऑक्साइडों के साथ क्रिया, जैसे CaOH का होल ट्वाइस के साथ कार्बन डाइऑक्साइड जब यहाँ पर फ्लो कराते हो तो ये जाकर के CaCO3 बना देगा और H2O बना देगा। जब आप बुझे चूने में कार्बन डाइऑक्साइड फ्लो कराते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। धातु लवणों के साथ क्रिया, जैसे मान आपने NaOH ले लिया और यहाँ पर धातु का कोई लवण ले लिया, मान लो CuCl ले लिया, CuCl2 ले लिया। जब ये ले लोगे तो आप यहाँ से NaCl बना लोगे, NaCl बना लोगे और यहाँ से CuOH का होल ट्वाइस बना दोगे। यहाँ पर आपका 2 लगा, यहाँ पर आपको 2 लगाना पड़ेगा। ऐसे अमोनियम क्लोराइड के साथ क्रिया जब कराओगे तो NH4Cl है, जब ये क्रिया करता है जाके NaOH से तो ये आपका बना लेगा NaOH बना ले, NaCl बना लेगा, NH3 बना लेगा और H2O गैस। इस प्रकार से अमोनियम क्लोराइड से भी आसानी से क्रिया कर लेता है। फिर बात आ जाती है, जैसे यहाँ पर हमने अम्ल के गुण आपके प्रकार बताए थे, ऐसे यहाँ पर क्षार के भी प्रकार होते हैं। तो क्षार में आपका प्रकार में 2 प्रकार से आ जाते हैं, एक होता है फिर से प्रबल और एक होता है तुम्हारा। जब प्रबल की बात करते हैं सबसे अच्छे NaOH और KOH होता है, और जब दुर्बल की बात करते हैं तो यहाँ पर NH4OH CaOH का होल ट्वाइस। ये इस प्रकार से अम्ल और क्षार के भौतिक एवं रासायनिक गुण दोनों हम कहते हैं। इसके बाद बात आती है कि pH मान की जब हम लोग बात करते हैं, जब हम pH मान की बात करते हैं तो कैसे हम लोग किसी भी विलयन का pH मान कैलकुलेट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। pH मान को सबसे पहले हमें निकालना पड़ता है जल का गुणनफल। जब जल के गुणनफल की बात करते हैं तो H2O ये H+ और OH- में टूटता है, और जब इसमें टूटता है तो K आपका फार्मूला होता है उत्पाद की सांद्रता बटे अभिकारक की सांद्रता, ये यहाँ चला जाएगा। Kw H+ और OH- हो जाएगा। इसको हम एक बार अभी K × H2O लिख दे रहे हैं, इसको अब ये लिख जाएगा Kw H+ और ये हो जाएगा OH-। अब इसका जो मान होता है ये होता है भाई 10⁻⁻14, ये हो जाएगा H+ और ये हो जाएगा OH-। अब यदि हम इन दोनों का गुणनफल इतना है, लेकिन अगर इसको हम इक्वल करें तो ऐसे करके H+ और OH- ऐसे हम इसको लिख सकते हैं।
इसका मतलब कह रहा है कि H प्लस और OH माइनस का जो गुणनफल होता है वो होता है। ठीक है, इसके बाद बात आती है पीएच मान की। पीएच मान, इसको हम लोग बोलते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन पीएच मान या पीएच स्केल को एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था सोरेनसन। सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने इस स्केल को बनाया था और इस स्केल में मिडिल का जो पॉइंट लिया था 7 और लास्ट में 14 और यहाँ पर 0। तो ये कहा था इस स्केल में कि जिसका पीएच वैल्यू 7 होगी वो विलयन आपका उदासीन होगा, और जो आपका पीएच मान 7 से ज़्यादा होगा तो वो आपका क्षारीय हो जाएगा, और 7 से कम वाले का अम्लीय। इन्होंने इसको परिभाषित किया था पीएच मान को, ये कहा था किसी विलयन का पीएच मान उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रण के ऋणात्मक लघुगुणक के गुणनफल के बराबर होता है। ये आपका कहता है कि किसी विलयन का जो पीएच मान होता है वो उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रण के ऋणात्मक लघुगुणक के गुणनफल के बराबर होता है। जैसे पीएच इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस की सांद्रता। अब यदि इसको हम लिख सकते हैं पीएच इक्वल टू लॉग, अगर बटे में लिखेंगे तो 1/H प्लस लिख सकते हैं। एक फार्मूला H प्लस इक्वल टू, अगर लॉग नहीं होना तो 10 टू दी पावर माइनस पीएच, इससे यूज कर सकते हैं। एक फार्मूला H प्लस यहाँ पर और OH माइनस 10 टू दी पावर माइनस 14, जो मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया। एक फार्मूला होता है आपका पीएच प्लस POH इक्वल टू 14। सारे फार्मूले आपको यहाँ पर यूज करने होते हैं। अब जैसे मान लो क्वेश्चन है, किसी विलयन में H प्लस सांद्रता 2 गुणे 10 की घात माइनस 3 मोल पर लीटर है, तो पीएच मान ज्ञात कीजिए। पीएच मान ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फार्मूला लगाना है माइनस लॉग। अब ये दे रहा 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा लॉग 2, और जो आप यहाँ पर है लॉग में जो मल्टीप्लाई होता है वो आपका हो जाता है प्लस, ये हो जाएगा माइनस 3 लॉग बेस। ये जो आपका माइनस लगा हुआ है ये आपका आ गया आगे, ये माइनस आपका आगे आ गया है, और इस माइनस की वजह से ये जो आपका यहाँ पर आ जाएगा माइनस। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस लॉग बेस 2 प्लस 3 इंटू लॉग 10 की वैल्यू होती है माइनस 0.3010 प्लस 3 हो जाएगी। अब इसको कैलकुलेट कर लोगे जितना आएगा। अगर इससे नेचर पूछ लेता तो नेचर भी आप इससे आसानी से बता देते। अगर ये स्केल से 7 से कम वैल्यू आनी है इसलिए आपका अम्लीय हो जाता, अगर ज़्यादा वैल्यू आनी है तो क्षारीय हो जाता। इस प्रकार से आप पीएच मान को भी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। आज की क्लास हम लोग यहीं पर रुकते हैं। इसके बाद नए वीडियो के साथ, नए लेक्चर के साथ आपसे मिलते हैं। पुनः एक बार